नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंदी के जीवनी साहित्य पर। बातचीत का शीर्षक रखा गया है हिंदी का जीवनी साहित्य, परिचय, विशेषताएं एवं प्रमुख लेखक। आप जानते हैं कि जीवनी किसे कहते हैं। जीवनी का आशय, जीवनी का अर्थ, जीवनी की परिभाषाएं अनेक लोगों ने की है। यह भी हम जानते हैं कि दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में, यानी कि जहाँ आधुनिक शिक्षा पद्धति का चलन काफ़ी पहले से हो गया था, वहाँ जीवनी लेखन की शुरुआत भी थोड़ा अरसा पहले हो चुकी थी। जीवनी लेखकों में दुनिया भर में मशहूर केनेथ सिल्वरमैन ने जीवनी का आशय बताने की कोशिश की है। मैं उनके उद्धरण से अपनी बात शुरू करूँगा। मैन ने लिखा है, किसी अन्य व्यक्ति के जीवन की विश्वसनीय प्रमाणों वाली आख्यानात्मक नाटकीय प्रस्तुति जीवनी है। हमारे यहाँ हिंदी में, भारत में भी इसकी परिभाषा देने की कोशिश अनेक लोगों ने की है। आधुनिक गद्य विधाओं पर लिखने वाले बाबू गुलाब राय ने जीवनी की परिभाषा कुछ इस तरह से लिखी है। जीवनी लेखक अपने चरित्र नायक के अंतः बाह्य स्वरूप का चित्रण कलात्मक ढंग से करता है। इस चित्रण में वह अनुपात और शालीनता का पूरा ध्यान रखता हुआ सहृदयता, स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ अपने चरित्र नायक के गुण दोषमय सजीव व्यक्तित्व का एक आकर्षक शैली में उद्घाटन करता है। जैसा कि मैं अभी कह रहा था, यूरोप में जीवनी लेखन काफ़ी पहले से शुरू हो गया था, लेकिन हमारे यहाँ भी जीवनी ना हो ऐसा नहीं है। यूरोप में यूनानी जेनोफोन और प्लूटार्क जैसे जीवनीकार 1800 वर्ष पहले ही हो गए थे। भारत में भी राज प्रशस्ति और चरित्र वर्णन के रूप में जीवनी की पुरानी परंपरा मौजूद है। आदिकाल में चारण साहित्य इस क्षेत्र में एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिन्होंने अनेक राजाओं की, राजपुरुषों की जीवनियाँ लिखने का काम किया। यह बात ठीक है कि वे जीवनियाँ हूबहू उन अर्थों में जीवनियाँ नहीं हैं जिन अर्थों में यूरोपीय जीवनियाँ मिलती हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर देश, हर संस्कृति, हर भूगोल का बात कहने का कुछ अपना रंग ढंग होता है। वैसे ही भारत में भी बात कहने का कुछ अपना रंग ढंग रहा है। याद आता है एक पुराना ग्रंथ भक्तमाल। नाभा दास द्वारा लिखित इस ग्रंथ को जीवनी का प्रारंभिक रूप माना जा सकता है। इसी तरह से वल्लभ संप्रदाय के 2 ग्रंथ बड़े मशहूर हुए, जिनमें पहला है 84 वैष्णवन की वार्ता और दूसरा 252 वैष्णवन की वार्ता। ये दोनों ग्रंथ भी मूलतः जीवनियाँ ही है। 19वीं शताब्दी में जब अंग्रेजी साहित्य और औपनिवेशिक दौर में भारत के लोग यूरोप के साहित्य के संपर्क में आए, यूरोप की संस्कृति के संपर्क में आए, तब हमारे यहाँ भी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तेज हुई और इस आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में जीवनी लेखन की भी शुरुआत हुई। सबसे पहले हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में भारतेंदु युग में जीवनी लेखन का काम शुरू हुआ और जीवनी लेखन का जो प्रारंभिक श्रेय है वो भारतेंदु युग के एक अल्प ज्ञात लेखक कार्तिक प्रसाद खात्री को दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने हिंदी में जीवन चरित्र लेखन का सूत्रपात किया। उन्होंने अहिल्याबाई का जीवन चरित्र, छत्रपति शिवाजी का जीवन चरित्र और मीराबाई का जीवन चरित्र लिखा। इस युग के 2 और जीवनीकार बड़े मशहूर हुए, जिनका नाम मैं आपके सामने रखता हूँ, रमाशंकर व्यास और देवी प्रसाद मुंसिफ। देवी प्रसाद मुंसिफ को मुंशी देवी प्रसाद के नाम से भी हम जानते हैं। व्यास ने भारतेंदु की साहित्यिक जीवनी लिखी, जबकि मुंशी देवी प्रसाद ने मीरा, रहीम, सूरदास के अलावा बाबर, हुमायूं, शेर शाह, अकबर, राणा सांगा, बीकाजी, जेतसी, मान सिंह, अनेक लोगों की जीवनियाँ लिखी। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 30 जीवनियाँ लिखी और यह भी ज्ञात तथ्य है कि मिश्र बंधु विनोद के लिए मुंशी देवी प्रसाद ने ही तमाम जीवनियाँ उपलब्ध करवाई थी। अरुण प्रकाश ने अपनी किताब में बताया है कि देवी प्रसाद का काम बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन
उनके काम पर हमारा ध्यान, हिंदी आलोचना का ध्यान नहीं जा पाया। उस दौर में भारतेंदु युग में राधा कृष्ण दास, गोपाल शर्मा शास्त्री, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, गोकुलनाथ शर्मा, बलभद्र मिश्र और अंबिका दत्त व्यास ने भी जीवनी लेखन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक बात यहाँ कह देनी चाहिए कि भारतेंदु युग और उसके बाद द्विवेदी युग में भी जीवनी लेखन अपने प्रारंभिक स्वरूप में था, या हम कह सकते हैं कि शैशव अवस्था में था। तो जो जीवनियाँ उस दौर में लिखी गई, उन जीवनियों में जीवनियों के गुण तो मिलते हैं, लेकिन साहित्यिकता का वैसा ऊंचा स्तर नहीं मिल पाता जैसा ऊंचा स्तर जीवनियों के संदर्भ में अब हम अपेक्षा करते हैं, जैसे स्तर की अपेक्षा अब की जाती है। तो थोड़ा सा द्विवेदी युग की जीवनी साहित्य पर बात की जाए। महावीर प्रसाद द्विवेदी जब सरस्वती के संपादक बने, और ये तो हम जानते ही हैं कि वो खुद भी एक समर्थ गद्य लेखक, आलोचक थे, उन्होंने अपने संपादन में अनेक लोगों को, अनेक लेखकों को अनेकानेक विधाओं में लिखने की प्रेरणा दी। खुद उन्होंने भी जीवनी लेखन में रुचि ली और उनकी 3 किताबों का मैं नामोल्लेख करूँगा। पहली किताब है प्राचीन पंडित और कवि, दूसरी किताब है सुकवि संकीर्तन और तीसरी किताब है चरित चर्चा। इन तीनों ग्रंथों में जीवनी और आलोचना का एक मिला जुला रूप मिलता है। और ये भी ध्यान देने योग्य तथ्य है कि इस काल में जीवनी लेखन का आशय यही था कि महापुरुषों और प्रसिद्ध महिलाओं की जीवनियाँ लिखी जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे देश प्रेम और प्रेरणास्पद साहित्य की रचना हो सकती है। इस कालखंड में दयानंद सरस्वती, तिलक, थोड़ा थोड़ा महात्मा गांधी और अनेक ऐतिहासिक शासकों पर लिखने की शुरुआत हुई। उन पर बहुत सारी लोगों ने जीवनियाँ लिखी। विदेशी विभूतियों, जिनमें बिस्मार्क, नेपोलियन, सुकरात जैसे लोगों की जीवनियाँ भी इस दौर में लिखी गई। और द्विवेदी युग में एक और जीवनी लिखी गई जो थोड़ी चर्चित भी हुई थी। वो इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा द्वारा लिखी हुई एक जीवनी है, जो उन्होंने कर्नल जेम्स टॉड की जीवनी लिखी थी। द्विवेदी युग के बाद छायावाद के युग में फिर हम देखते हैं कि जीवनी लेखन प्रचुर मात्रा में होता है, और इस दौर में अनेक ऐसे लेखकों का उभार होता है जो गद्य साहित्य में काफ़ी गंभीरता से काम कर रहे थे। इस दौर के कुछ जीवनी लेखकों के नाम मैं आपके सामने रखता हूँ। इनमें मुंशी नवजादिक लाल श्रीवास्तव, ईश्वरी प्रसाद शर्मा, राम नरेश त्रिपाठी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी बने, व्यथित हृदय, गणेश शंकर विद्यार्थी और मनमथ नाथ गुप्त जैसे लेखकों ने जीवनियाँ लिखी। और जो जीवनी लेखन के लिए जो लोग खास तौर पर विषय बने थे उस दौर में, उनमें गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे नायक थे। इतिहास के महापुरुषों पर प्रेमचंद, संपूर्णानंद, गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सुख संपत्ति राय भंडारी ने जीवनियाँ लिखी। ध्यान देना चाहिए कि राष्ट्र प्रेम और जन सेवा के उद्देश्यों से लिखी गई इस दौर की जीवनियों में साहित्यिकता के गुण उतने नहीं हैं, लेकिन राष्ट्र प्रेम और जन सेवा के उद्देश्यों से लिखी गई इन जीवनियों में अपने चरित नायकों के जीवन का बखान पूरी हार्दिकता के साथ मिलता है। इसी दौर में 1934 में ब्रजरतन दास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी लिखी, जिसका महत्व हिंदी साहित्य के इतिहास में माना जाता है। अभी भी इस जीवनी के प्रशंसक और इस जीवनी का उपयोग करने वाले पाठक मौजूद हैं। स्वतंत्रता के बाद जीवनी साहित्य में नया एक दौर देखने को मिलता है, लेकिन हमें थोड़ा सा जीवनी साहित्य से बात करने से पहले उस दौर में, यानी कि 1947 के बाद जो हिंदी साहित्य में नया दौर आया था, उस दौर में जो नई कविता और नई कहानी के आंदोलन हुए थे उनको भी याद करना होगा। राष्ट्र निर्माण के सपने और नई आशाओं से भरे इस युग में जहां नई कविता और नई कहानी में स्वप्न भंग के, मोह भंग के चित्र देखे जा रहे थे, वहीं आशाओं और नए सपनों का उत्साह भी खत्म नहीं हुआ था। तो इस दौर में लोकप्रिय नेताओं, साहित्यकारों, वैज्ञानिकों और खिलाड़ियों की जीवनियाँ खूब लिखी गई। और इस दौर के जीवनी लेखकों में जो लोग
याद किए जाते हैं। उनमें हमारे पुराने राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, काका साहब कालेलकर, घनश्याम दास बिरला, सुमंगल प्रकाश, जैनेन्द्र कुमार, सुशीला नायर जैसे लोगों ने अनेक जीवनियाँ लिखी। गांधी इस दौर में भी एक लोकप्रिय चरित्र के रूप में मौजूद थे, जिन पर अनेक लोगों ने जीवनियाँ लिखी। न केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बल्कि नेहरू ने भी उन पर लिखा, अनेक लोगों ने लिखा। भगत सिंह की 2 जीवनियाँ इस दौर में आई आज़ादी के बाद, जिनमें पहली एक जीवनी उनके परिवार की एक महिला ने लिखी, वीरेंद्र सिंधु ने, जिसका शीर्षक था युग दृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे। 1968 में इस जीवनी का प्रकाशन हुआ था और अभी भी इस जीवनी की लोकप्रियता कम नहीं हुई है। अभी भी इस पुस्तक के नए नए संस्करण देखे और पढ़े जाते हैं। ऐसे ही भगत सिंह की एक और जीवनी 1972 में मनमथ नाथ गुप्त ने लिखी, जिन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन को लेकर अनेक पुस्तकें लिखी थी। गुप्त जी ने क्रांति दूत भगत सिंह और उनका युग नामक एक जीवनी लिखी, जो कि बहुत लोकप्रिय हुई। हंसराज रहबर ने 1979 में योद्धा सन्यासी विवेकानंद नाम से हमारे महान सन्यासी, महान दार्शनिक, बौद्धिक, धर्म सुधारक विवेकानंद की जीवनी लिखी, जो अभी तक लोकप्रिय बनी हुई है और उसे किसी उपन्यास की भांति आज भी पढ़ा जाता है। हंसराज रहबर द्वारा लिखी गई जीवनी योद्धा सन्यासी विवेकानंद। इस पूरे कालखंड में थोड़ा सा अगर हम पीछे और चले जाएं 35-40 से 1980 तक, तो अनेक लेखक हमको इस पीरियड में मिलते हैं, इस कालखंड में मिलते हैं, जिन्होंने जीवनी साहित्य पर में अपना योगदान दिया। राहुल सांकृत्यायन, बनारसीदास चतुर्वेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी, भदंत आनंद कौशल्यायन, अमृतलाल नागर और ओंकार शरद। इस कालखंड में प्रेमचंद और निराला पर खूब जीवनियाँ लिखी गई। पहले प्रेमचंद की बात, प्रेमचंद पर 1956 में शिवरानी देवी ने एक किताब लिखी थी, प्रेमचंद घर में। 1965 में मदन गोपाल ने उनकी जीवनी लिखी, कलम का मजदूर। और 1968 में अमृत राय ने उनकी जीवनी लिखी, कलम का सिपाही। तीनों पुस्तकें बहुत लोकप्रिय हुई। अमृत राय के द्वारा लिखी गई जीवनी कलम का सिपाही अभी अभी दोबारा नए संस्करण में प्रकाशित हुई है, जिसमें आलोक राय ने उसकी एक बड़ी अच्छी और नई और ज्ञानवर्धक भूमिका भी लिखी है। ये तीनों पुस्तकें प्रेमचंद के पाठकों और प्रेमचंद के जो पाठक नहीं हैं, उन्होंने भी इन तीनों पुस्तकों को खूब पसंद किया। तीनों पुस्तकों को लगातार पढ़ा जाता रहा है और तीनों पुस्तकों के नए नए संस्करण होते रहे हैं। निराला पर 1969 में रामविलास शर्मा ने पूरी पुस्तक लिखी थी, निराला की साहित्य साधना, जिसका एक खंड उनकी जीवनी ही थी। उसे भी असीम लोकप्रियता हासिल हुई और उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। गंगा प्रसाद पांडे ने भी निराला की जीवनी लिखी, महाप्राण निराला, जिसका अभी अभी नया संस्करण आया है। सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री सुधा चौहान ने अपनी माँ की जीवनी लिखी थी, मिला तेज से तेज। स्त्री जीवनी लेखन जैसी अगर कोई हम कोटि बनाएं तो उस कोटि में यह पुस्तक अग्रगण्य है, सबसे पहले है, सबसे ऊपर है। इस कालखंड में और इस कालखंड में थोड़ा सा आगे एक जीवनी और ऐसी हमें देखने को मिलती है जिसका महत्व आज तक बना हुआ है, और वो जीवनी है विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई शरद चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा, जिसका प्रकाशन 1973 में हुआ और जो जीवनी साहित्य में मील का पत्थर है। इसे लिखने में उन्हें लगभग 14 वर्ष लगे। यहाँ ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि किसी व्यक्ति पर, किसी महापुरुष पर अगर कोई जीवनी लिखता है तो यह पुस्तक उसके लिए एक उदाहरण की तरह और एक माइलस्टोन की तरह, मील के पत्थर की तरह खड़ी हुई है। किस तरह से विष्णु प्रभाकर ने काफ़ी पहले दिवंगत हो चुके शरद की जीवनी के लिए असाध्य परिश्रम किया, असाधारण परिश्रम किया, इसका उदाहरण यह पुस्तक है। और यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि इतनी परिश्रम, इतनी मेहनत और इतनी निष्ठा के साथ लिखी गई इस जीवनी को हिंदी और भारतीय साहित्य में भी इतना दर्जा मिला कि बांग्ला के पाठकों ने इस जीवनी को पढ़ने के लिए
हिंदी सीखी और हिंदी में उन्होंने अपने प्रिय लेखक की जीवनी पढ़ी। जब बांग्ला के लेखक थे शरद चंद्र, लेकिन उन पर पहली कायदे की जीवनी हिंदी में लिखी गई। और भूमिका में जो एक बात विष्णु प्रभाकर ने लिखी थी वो आपके सामने दोहराना मुझे ज़रूरी लगता है। विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा था, जीवनी लिखना निस्संदेह कठिन काम है। यूँ देखने में लगता है कि वह कुछ अद्भुत असाधारण घटनाओं और कुछ क्रांतिकारी विचारों का समुच्चय है। किसी के जीवन को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं आवश्यक जरूर हैं, लेकिन अनिवार्य नहीं। अनिवार्य है उन घटनाओं और उन विचारों के पीछे रहने वाले प्रेरणा स्रोत। जो दिखाई देता है वही सत्य नहीं होता। सत्य को पाने के लिए गहरे उतरना होता है, और उस उतरने में जहाँ आस्था का प्रश्न है वहाँ वस्तुनिष्ठता का उससे भी अधिक है। यह सर्वोपरि अनिवार्यता है। डॉक्टर जॉनसन ने कहा था, वही व्यक्ति किसी की जीवनी लिख सकता है जो उसके साथ खाता पीता, बैठता उठता और बोलता बतियाता रहा हो। आगे प्रभाकर जी स्पष्ट करते हैं, यह उपयोगी हो सकता है पर अनिवार्य नहीं। जिस व्यक्ति को ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ उसकी आस्था में शंका करने का कोई उचित कारण नहीं दिखाई देता। इसके विपरीत वस्तुनिष्ठता के अवसर बढ़ जाने की संभावना पूरी है। दूरी वस्तुपरक दृष्टि देने में सहायक ही होती है। लगभग 50 वर्ष इस पुस्तक के प्रकाशन को होने वाले हैं और इन 50 सालों में विष्णु प्रभाकर जी की बात सिद्ध हुई है। विष्णु प्रभाकर जी की इस जीवनी को लगातार पाठकों ने अपनाया, लगातार पसंद किया और लगातार इसे नई नई पीढ़ियों ने पढ़ा। पाठ्यक्रमों में भी ये पुस्तक लगातार बनी रही है और इस पुस्तक से, इस जीवनी से ये बात सीखनी चाहिए कि जिस व्यक्ति पर लिखा जाए उस पर लिखने के लिए किस सीमा तक, किस हद तक परिश्रम और समर्पण की आवश्यकता होती है। प्रभाकर जी ने इस जीवनी को लिखने में भारतीय वाङ्मय से भी थोड़ी प्रेरणा ली और उन्होंने भारतीय वाङ्मय से प्रेरणा लेकर इसे 3 पर्वों में विभाजित किया, अर्थात 3 अध्यायों में विभाजित किया, जिनका नाम उन्होंने दिया था दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत। कहना न होगा कि हिंदी ही नहीं, भारतीय जीवनी साहित्य में यह कृति मील का पत्थर बन चुकी है। विष्णुचंद्र शर्मा ने भी जीवनियाँ लिखी। उन्होंने काजी नजरुल इस्लाम, जो कि बांग्ला के महान साहित्यकार थे, उनके जीवन पर अग्नि सेतु शीर्षक से एक जीवनी लिखी। राम कमल राय ने अज्ञे की जीवनी लिखी, शिखर से सागर तक। इन दोनों पुस्तकों को भी लोकप्रियता अर्जित हुई। जो इधर के नए सालों में कुछ जीवनियाँ आई हैं उन पर बात करके मैं इस चर्चा को समाप्त करूँगा। जीवनी विधा में जो नई कृतियाँ आई हैं उनसे पहले एक बात ये भी कहने की है, समझने की है कि पिछले कुछ सालों में कथेतर विधाओं में पाठकों की रुचि बहुत बढ़ी है। इसका कारण यथार्थ की सीमाओं को देखना भी है और यथार्थ से असंतुष्टि भी है, क्योंकि कथा साहित्य और जो साहित्य के दूसरे प्रकार हैं उनमें संभवतः यथार्थ की बात होने के बावजूद यथार्थ का वैसा अंकन नहीं हो पाता जैसा संस्मरणों में, जीवनियों में, आत्मकथाओं में, डायरियों में और दूसरी विधाओं में होता है। यही कारण है कि इन विधाओं में पाठकों की दिलचस्पी लगातार बढ़ती गई है। जो पिछले कुछ वर्षों में ऐसी जीवनियाँ आई हैं उनमें सबसे पहले प्रसिद्ध पत्रकार शरद दत्त की द्वारा लिखी गई 2 जीवनियाँ याद आती हैं। उन्होंने कुंदन लाल सहगल, जो कि फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता और गायक थे, उनकी जीवनी लिखी कुंदन। संगीतकार अनिल बिस्वास पर उन्होंने एक जीवनी लिखी ऋतु आए ऋतु जाए, और ऋतु आए ऋतु जाए को भारत सरकार ने पुरस्कृत भी किया था। अभी कुछ सालों से, पिछले 2-4 सालों से साहित्य कला संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय एक संस्था रजा न्यास ने अनुदान देकर बहुत सारे लोगों पर जीवनियाँ लिखवाई है। अनेक महत्वपूर्ण साहित्यकारों की जीवनियाँ लिखवाई हैं, जिनमें से कुछ मैं आपके सामने जिनके नाम रख रहा हूँ। इनमें विष्णु नागर द्वारा लिखित रघुवीर सहाय की जीवनी असहमति में उठा एक हाथ, गिरधर राठी द्वारा लिखित कृष्णा सोबती की जीवनी दूसरा जीवन, ज्योतिष जोशी द्वारा लिखी गई जैनेन्द्र कुमार की जीवनी अनासक्त आस्तिक, तारानंद वियोगी द्वारा लिखी गई नागार्जुन की जीवनी
युगों का यात्री और प्रयाग शुक्ल द्वारा लिखित चित्रकार कलाविद जगदीश स्वामीनाथन की जीवनी स्वामीनाथन एक जीवनी मुख्य है। आखिर में कह सकते हैं कि जीवनी की विशेषताएं अगर हम देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो अरुण प्रकाश का एक उद्धरण याद आता है। अरुण प्रकाश ने कहा है, एक मनुष्य हर तरह का जीवन एक जन्म में नहीं जी सकता, इसलिए वह दूसरों के जीवनानुभव में शिरकत करना चाहता है, क्योंकि वह यह भी जानता है कि रोज़मर्रापन की पुनरावृत्ति के बावजूद हर मनुष्य में कुछ न कुछ विशिष्ट होता है। हर जीत और हार का रंग अलग अलग होता है, और रंग एक भी हुआ तो रंग आभा अलग अलग होती ही है। जिन 3-4 गुणों को जीवनी का गुण हम मान सकते हैं, उनमें सबसे पहले प्रामाणिकता, कलात्मकता, वस्तुनिष्ठता, आलोचना एवं निस्संगता प्रमुख है। कोई भी कृति, चाहे वो कितनी ही ईमानदारी से लिखी गई हो, कितनी ही ज़रूरी बातों पर लिखी गई हो, लेकिन अगर वो साहित्य नहीं है, अगर वो कला नहीं है, तो वो साहित्य नहीं है, तो वो उसे हम साहित्य के दर्जे में नहीं गिन सकते, साहित्य की कोटि में नहीं गिन सकते। वो समाजशास्त्र की किताब हो सकती है, इतिहास की किताब हो सकती है, वो और किसी भी विषय की किताब हो सकती है। अगर उसे साहित्य होना है तो उसमें कलात्मकता का होना बहुत ज़रूरी है। प्रामाणिकता से आशय है कि जिस व्यक्ति की जीवनी लेखक लिख रहा है, उसके जीवन के संबंध में जो भी कोई दावा वह करता है, अपनी जीवनी में जो भी कोई बात वह करता है, अगर उस बात या उस दावे के संबंध में उसके पास ठोस पुख्ता प्रमाण नहीं है, ठोस पुख्ता संदर्भ नहीं है, तो फिर उसकी बातों का कोई अर्थ नहीं है। इसी तरह से वस्तुनिष्ठता का आशय है, लेखक अपने चरित्र नायक की जीवनी लिखते हुए उसके संबंध में अच्छी बातें लिखे, मूल्यवान बातें लिखे, उसके चरित्र का, उसके व्यक्तित्व का महत्वांकन करे, यह सब ठीक है, यह सब अच्छा है, लेकिन ऐसा करते हुए वह ऐसा न कर दे कि बात कहीं जिसे हम कह सकते हैं कि सीमा से बाहर चली जाए, या अवास्तविक लगने लगे, या ये कहने लगे कि लेखक ने मोहाविष्ट होकर लिखा है। इसीलिए उससे वस्तुनिष्ठता की अपेक्षा हरदम रहेगी। और जहाँ कहीं उसके जीवन के कमज़ोर प्रसंग मिलते हैं, जहाँ कहीं उसके जीवन के संबंध में थोड़ी दुर्बलताएं देखने को मिलती है, वहाँ उसे आलोचना भी करनी पड़ेगी और निस्संगता भी दिखानी पड़ेगी। आखिर में कहा जा सकता है, जीवनी केवल एक व्यक्ति के बारे में पाठकों को नहीं बताती, बल्कि उस व्यक्ति के माध्यम से उस युग का जीवन और सच्चाई भी देखी जा सकती है। अज्ञेय ने लिखा है, बिना अच्छे प्रचुर जीवनी साहित्य के राष्ट्र की अस्मिता भी रूपायित नहीं हो सकती। वह आत्मबिंब भी नहीं बन सकता जिसकी आज सबको इतनी चिंता है। धन्यवाद।